तो हेलो एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग यार? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। सबसे पहले तो सब छोड़ो यार, ये बता आपकी बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है? देखो, अपने को मालूम है टाइम टेबल रिलीज हो चुका है, सब हो चुका है, बस तैयारी किसकी है? आपके हार्डवर्क की। ठीक। जो लाके पढ़ाई करो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी से नहीं पढ़ेंगे, मतलब इतने साल तक नहीं पढ़ा अभी पढ़ लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक। जो होना है सब हो जाएगा। फेल नहीं हो गया, पास आराम से हो जाओगे। ठीक। देखो, बस इतना ही बोलना यार, बार बार मैं वीडियो के शुरू में बोलता हूँ, आखिरी में बोलता हूँ कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक। जब तक आप अपनी रूटीन में, अपनी प्रोसेस में चेंज नहीं लाओगे, तब तक रिजल्ट भी वैसी का वैसी रहना है। ठीक। तो इतना मान के चलो, जैसे आज आपके पास तारीख हो गई 23। 23 से 30 तक मान लो 7 दिन ये हो गए आपके। ठीक। जनवरी के 30 या 31 दिन मान लो, ठीक, 37 दिन ये। और फरवरी में आपसे कुछ 15 तारीख से स्टार्ट है, तो 15 दिन आप उसका लगा लो। ठीक। 3 4 45, मतलब लगभग लगभग अप्रॉक्स आपके पास 45 दिन बचे। ठीक, मान के चलो, या फिर कम ही होंगे। ठीक। इतना मानो सर कि आपको सिर्फ और सिर्फ 45 डेज पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 45 डेज पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करनी है? मस्ती। जी भर के मस्ती करना सर, आपको जितनी मस्ती करनी है उतनी कर लो। ठीक। तो आप सिर्फ और सिर्फ पूरे साल भर नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, 45 दिन मन लगा के पढ़ लोगे यार, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको जौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आपको मनपसंद आपको मिल जाएगा, वरना बाद में आप रिग्रेट करोगे यार। ठीक। फिर बोल रहा हूँ, आपको नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, इस बात पे जोर दो यार, 45 दिन कोई बड़ी दिन नहीं है यार, 45 दिन सिर्फ 1 महीना और कुछ दिन। ठीक। सिर्फ इतनी ही दिन तैयारी कर लोगे तो भी आपका रिजल्ट अच्छे से आ जाएगा। ठीक। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो यार, हमने तो अपने चैनल पे वीडियो डाल के रखी है। अगर आपको समझ में आता है हमारे चैनल से तो प्लीज यार पढ़ो। वैसे तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझा के रखा है। बाकी एक और मैं आपके लिए, जैसे ही जनवरी आएगा तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आऊंगा। ठीक। अब वो मैं जनवरी में बताऊंगा क्या करेंगे हम। ठीक। पर इतना समझो कि हम उसमें रगड़ा करेंगे अच्छे से। रगड़ा मतलब पूरे अच्छे से एकदम सारे चैप्टर्स की, सारे चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, ठीक, सबकी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे से रगड़ा होने वाला है उसमें पूरे 1 महीना, अप टू आपके पेपर तक। ठीक। ठीक। तो मेहनत भी करते रहो और मस्ती भी करते रहो। ठीक, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार अपन आज का टॉपिक। देखो, हमने मेटल नॉन मेटल अपना शुरू कर दिया था। ठीक। और मेटल नॉन मेटल में हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। ठीक। नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। ठीक है। और कुछ रिएक्शंस भी देखे थे। ठीक, ये सब पढ़ लिया था आप लोगों ने। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे। ठीक। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल भी थोड़ा अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि सर आपका जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। फिर हमने ये इसमें अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, इसमें अपना क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, हमने इसे भी देख लिया था। ठीक। ये अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। ठीक सर, उसके बाद हमने ये सारी रिएक्शन देख ली थी। हमने फिर इसके बाद एनोडाइजिंग देखा था सर कि एनोडाइजिंग क्या होता है, एल्यूमिनियम की थिक लेयर हो जाती है, मतलब ऑक्साइड की थिक लेयर को ही हम एनोडाइजिंग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ये भी कर लिया था। ठीक। आज जो आपको मेन करना है वो सर क्या है आपका? वो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक। क्या है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज? तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये जैसे जैसे ये सब जो रिएक्शन है कि सर सोडियम और पोटेशियम कौन वायलेंटली रिएक्ट होगा, कौन कोल्ड वाटर से, कौन एक्सोथर्मिक कैसे निकालेगा, वो सब अपन आज अच्छे से करते हैं। ठीक। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करा तो देखो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि सर मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा मैं आपको? एक कहानी। कहानी से पहले अपन कैरेक्टर लिख लेते हैं। बस वेट करो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाली है। ये आपका हो गया क्या? पोटेशियम। ये आपका हो जाएगा सोडियम। ठीक सर। सोडियम के बाद आपका आ जाएगा कैल्शियम। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। एक। उसके बाद Fe। ठीक सर। फिर आपका Pb, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, कॉपर, मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी, इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका लेड, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर। सिल्वर का आपका साइन क्या होता है? सिंबल Ag। और आपका गोल्ड होता है Au। ठीक सर। अब आप मेरी ध्यान से समझो कहानी, बिल्कुल पेन डाउन कर दो, आराम से बैठो। देखो, क्या होता है कि एक घर होता है। ठीक। एक घर मतलब मेरी स्टोरी में एक ही घर होता है। ठीक सर। उसमें कुछ फैमिलीज रहती हैं। कौन कौन सी फैमिलीज रहती हैं? उसमें कुछ लड़के रहते हैं, कुछ लड़कियां रहती हैं। ठीक। दादा दादी रहते हैं। ठीक।
दादा दादी रहते हैं और पापा मम्मी रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली रहती है, ठीक सर। तो क्या होता है कि देखो ठंड का टाइम होता है, कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन चल रहा होता है। देखो विंटर सीजन में लड़कों को ना नहाने का मन नहीं करता, पर उनको जबरदस्ती नहवाया जाता है। और वहीं लड़कियों को, लड़कियां क्या होती हैं, पापा की परी होती हैं, ठीक। तो ठंडी में वो लिबर्टी ले लेती हैं कि हम नहीं नहाएंगे, बस हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा दिखने के लिए क्या चाहिए, मेकअप चाहिए। और मेकअप में भी उन्हें क्या चाहिए सर, बस कुछ अच्छा गहना वहना पहना दो, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, कुछ भी अच्छे से पहना दो, ठीक सर। तो क्या होता है इस कहानी में कि लड़कों को ना, अब लड़कों को लड़कों को आलस बहुत आता है नहाने में, तो पापा मम्मी जबरदस्ती से उन्हें ठंडे पानी से नहवाते हैं, ठीक। ठंडे पानी से नहवाते हैं और उसके बाद मम्मी खुद गर्म पानी से नहाती है, ठीक। तो इसी में स्टोरी है। अब देखो क्या होता है, हमने बोला कि सर लड़के जो होते हैं, तो लड़के उसमें आपके लड़के, पोटेशियम, ठीक। और उसका ये तीन भाई होते हैं, ये तीनों लड़के हैं, ठीक। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये दोनों बड़े भाई, ये दोनों छोटे भाई। तो पोटेशियम और सोडियम को किससे नवाया जाता है सर, इनको नवाया जाता है ठंडे पानी से, इनका आलस दूर करने के लिए, ठीक सर। अब जब आप मानो ठंडी में जब आप ठंडे पानी से नहाओगे, तो भैया ठंडी तो बहुत तेज लगेगी, ठंड बहुत तेज लगेगी तो आप चिल्लाओगे बहुत, क्योंकि ये बड़े लड़के हैं तो उनको कोई बोलेगा नहीं। तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये वाइग्रेसली रिएक्ट करेंगे। इसको पहले मिटा दूं, ये कैसे सर, ये कैसे रिएक्ट करेंगे सर, ये आपके बहुत तेज चिल्लाएंगे, बहुत तेज। अब बाथरूम में भाई ठंडे पानी से कोई नहाएगा तो बहुत तेज चिल्लाएगा, ठंडे पानी से नहा दिया, ठीक। तो कैसे रिएक्ट करेंगे सर आपका, ये आपका रिएक्ट करेंगे, वाइग्रेसली रिएक्ट करेंगे, ठीक, बहुत तेजी से ये रिएक्ट करेंगे आपका वाइग्रेसली, ठीक सर। कौन, सोडियम और पोटेशियम। अब आता है आपका सर कैल्शियम। कैल्शियम क्या, छोटा, जिससे छोटा लड़का है, सबसे छोटा लड़का है घर का, ठीक। तो ये छोटा लड़का है सर, इसको भी ठंडे पानी से नहाया जाता है, क्योंकि है तो लड़का, इसको भी तो आलस ही आता है, इसको भी ठंडे पानी से नहवाते हैं, ठीक। सर इनका भी चिल्लाने का मन करता है, पर चूंकि छोटा लड़का है तो कोई नहवाएगा, तो छोटा लड़का अगर चिल्लाएगा तो पट्टे से एक तमाचा पड़ेगा। जब तमाचा पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइलेंट। ये कैसे सर, ये हो जाएगा आपका साइलेंट, ठीक। चिल्लाने का तो मन इसका भी पड़ेगा, ठंडे पानी से मारे हो, वो भी अब ठंड में, ठीक। तो इसको तमाचा पड़ेगा, हो जाएगा साइलेंट। अब सर बात आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एम से मम्मी, सर मम्मी है, मम्मी की कहीं तबीयत ना खराब हो जाए तो ये किससे नहाती है, ये नहाती है आपके हॉट वाटर से। किससे नहाती है सर, हॉट वाटर से। बात समझ आएगी। अब आपके आ गए पापा, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। देखो इसको कैसे याद रखना है, एल्यूमिनियम से पापा, जिंक और आयरन, मतलब देखो जिंक और आयरन में जल्दी जंग लग जाती है, एफी लोहा, ठीक। जंग लग जाती है मतलब पुराने हो जाते हैं, मतलब वो पुराने लोग, मतलब ओल्ड लोग, ओल्ड लोग मतलब दादा दादी, दादा और दादी, ठीक। तो जिंक और एफी दादा दादी, मतलब पापा, दादा और दादी, मतलब पापा दादा दादी। इन तीनों को जब ठंड लग रही, भैया ये तो सब घर के सबसे बड़े लोग हैं, तो ये किससे नहाते हैं सर, ये नहाते हैं आपके स्टीम से। स्टीम मतलब भाई, ठीक है, समझते हो आप, ठीक। ये किससे नहाते हैं सर, स्टीम से। बात समझ आ गई सर। अब आपकी बात आ जाती है लड़कियों की, किसकी बात आ जाती है सर, लड़कियों की। लड़की, लड़की चाहे काली हो, पीली हो, काले कलर का होता है इसलिए काली, ठीक। कॉपर होता तो लाल है, इसे आप याद कैसे भी याद कर सकते हो। लड़की चाहे काली हो, लाल हो। एच जी, एच जी फॉर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसी होती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में, तो लिक्विड को मैंने पतली से याद कर रखा है, ठीक। लड़की चाहे काली हो, लाल हो, कैसी भी हो, पतली हो, उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसको नहाना नहीं है, उसको सिर्फ चाहिए सोना और चांदी। चांदी सोना चाहिए, ठीक। इनको नहाना नहीं है, क्या इनको नहाना नहीं है, क्या नहीं है, इनको नहाना नहीं है। बस इनको क्या चाहिए, खाली सोना चांदी, एयू से गोल्ड, एजी से सिल्वर, सोना चांदी चाहिए। लड़की चाहे काली हो, लाल हो, पतली हो, कैसी भी हो, बस उसको खाली क्या चाहिए, सोना और चांदी चाहिए, नहा के नहीं, बस खाली सोना चांदी चाहिए मेकअप के लिए। बात समझ में आ गई सर, बस इतनी सी कहानी है। और ये सब करके कहाँ चले जाते हैं, फंक्शन में चले जाते हैं। मेन इनको फंक्शन में जाना था, ठीक। बात समझ आ गई सर। तो लड़के जो होते हैं, सबसे बड़ा लड़का और उसका छोटा लड़का, लड़के नहाते नहीं है, उनको नहवाया जाता है ठंडे पानी से। अब जब घर के बड़े लड़के हैं तो ठंडे पानी से नहाते हैं ठंड में, तो बहुत तेजी से चिल्लाते हैं, वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं। छोटा, सीए से छोटा लड़का है, ठीक। सीए फॉर आपका कैल्शियम, छोटा लड़का है, छोटे लड़कों को भी ठंडे पानी से नहवाते हैं, तो जब ये चिल्लाते हैं तो उसको लपाड़ा मार देते हैं, तो ये किस में हो जाता है सर, साइलेंट हो जाता है। फिर मम्मी की बात आती है, भाई मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए किससे नहाती है, हॉट वाटर से नहाती है। फिर बात आती है पापा, दादा दादी, जिंक और आयरन में जंग लग जाती है, इसलिए मानो कि ये पुराने लोग हैं, ठीक। जो जंग लग जाती है उन्हें हम पुराने लोग, पुराना बोल देते हैं, ठीक। पुराना लोहा है कुछ भी, तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक। ये पुराने लोग हैं तो उनको ज्यादा ठंड ना लग जाए, इसलिए ये किससे नहाते हैं, ये स्टीम से नहाते हैं। किससे नहाते हैं, स्टीम से नहाते हैं। अब बात आती है लड़कियों की, तो लड़कियां जो है, पीबी चाहे काली हो, कॉपर रेड वेड हो, ठीक। एच जी पतली हो, लिक्विड होता है इसलिए मैंने पतली से याद करवाया आपको, पतली हो, उनको खाली क्या चाहिए, उनको खाली पहनने के लिए चाहिए सोना और चांदी। उनको नहाना नहीं है, नहाना नहीं है, बस उनको खाली पहनने के लिए चाहिए सोना और चांदी, ठीक। इतनी सी कहानी यार, याद कर लो, कुछ नहीं है।
सोडियम पोटेशियम पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर से वाइग्रेसली रिएक्ट करता है। कैल्शियम जो है वो भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, पर साइलेंटली रिएक्ट करता है, वो इतना वाइग्रेस नहीं है। वाइग्रेसली मतलब बहुत तेजी में, बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक सर। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, एफी, एफी जो है वो स्टीम से रिएक्ट करता है। फिर लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये जो है आपके रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से। ठीक सर, बात समझ में आ गई। बस एक चीज मेन याद रखने वाली क्या बात है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, क्या बोला सर मैंने, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो घटती जाएगी। मतलब कि गोल्ड जो होगा आपका लेस रिएक्टिव होगा, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होगा। ठीक सर। और आपका जो पोटेशियम होगा, पोटेशियम जो होगा आपका, पोटेशियम जो होगा आपका वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक सर, बात समझ आ गई। तो ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सर, जब सर मान लो सोडियम कैल्शियम की बात करें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम, क्योंकि सबसे ऊपर हो तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो। तो सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव और कैल्शियम सोडियम से कम है। तो इन दोनों को कौन, दोनों अगर दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो कौन जीतेगा? सोडियम जीतेगा। बस वैसे ही यार, वैसे ही याद करना है। अब अपन आ जाते हैं अपने इस पे, बुक पे। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। कहाँ गए अपन? अच्छा, एनोडाइजिंग में तो पढ़ लिया था। व्हाट हैपेंस, रिएक्ट, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक, अब ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो क्या बोल रहा है, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve it further form metal hydroxide, but all metals do not react with water। ठीक सर, समझ गए। अब देखो क्या बोल रहा है, मेटल्स लाइक पोटेशियम, मतलब कि के सबसे बड़ा लड़का। ठीक, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। ठीक, अरे यार, तो इतने का तो नहीं है। ठीक सर, पोटेशियम। अब फिर क्या बोल रहा है वो, पोटेशियम एंड सोडियम, के और Na वॉयलेंटली रिएक्ट वॉयलेंटली विथ कोल्ड वाटर। हमने याद किया था, ये देखो, रिएक्ट वॉयलेंटली विथ कोल्ड वाटर, क्योंकि सब घर के सबसे बड़े लड़के हैं, ठंडी में इन्हें ठंडे पानी से नवा दिए जाते हैं तो बहुत तेजी से चिल्लाते हैं, वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that evolve hydrogen immediately catch fires। अब देखो, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा तेज चिल्लाते हैं, तो इतना ज्यादा वॉलेंट रिएक्ट करते हैं कि, इतना ज्यादा वॉलेंट रिएक्ट करते हैं कि इनके चिल्लाने से भाई आग पकड़ लेती है, मतलब हीट एनर्जी। इन द सेंस ये इतने ज्यादा वॉलेंट होते हैं कि अगर ये पानी से रिएक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक गैस छोड़ती है। और एक्सोथर्मिक गैस मतलब हीट एनर्जी, बहुत हीट एनर्जी, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी होती है कि ये आग पकड़ लेती है। बात समझ में आ गई सर? सोडियम प्लस H2 गिव द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा और हीट एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। हीट एनर्जी इसलिए रिलीज किया क्योंकि ये बहुत वॉयलेंट है। ठीक, बात समझ आ गई सर। जैसे आपका कैल्शियम होता है ना, एक्सोथर्मिक मतलब ये समझो कि जैसे मान लो आप कैल्शियम में ना, जब आप चूने के टाइम पर पानी डालते हो, पुताई के टाइम पानी में चूना डालते हो तो देखते हो पानी उबलने जैसा लग जाता है और पूरा गर्म हो जाता है, बस उसी को बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक सर, अब देखो क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, मतलब कि कैल्शियम सबसे छोटा लड़का, इज लेस वायलेंट। भैया चिल्लाएगा तो उसके पापा में मार देंगे, तेज चिल्लाएगा तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, इसलिए बहुत लेस वायलेंट होता है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम को अगर आप पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। बात समझ आ गई सर? उसके बाद क्या बोलता है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म stick to the surface of the metal। मैग्नीशियम does not react with cold water। अब मैग्नीशियम जो है, मतलब आपकी मम्मी जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती भैया, वो तो किससे रिएक्ट करती है? वो तो हॉट वाटर से रिएक्ट करती है। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द surface। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, अभी भैया पापा और दादा दादी जो है वो हॉट वाटर से ना ही रिएक्ट करते हैं ना ही कोल्ड वाटर से, वो किससे रिएक्ट करते हैं सर? वो रिएक्ट करते हैं स्टीम से, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, मतलब पानी के साथ, तो उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक, और क्या बना लिया? हाइड्रोजन गैस। सबके साथ है ये, बस वाटर के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्साइड बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बना लेगा और आखिरी में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सबके साथ ये, बस आपको ये ध्यान रख देना है कि कौन सा हॉट वाटर से होगा, कौन सा कोल्ड वाटर से होगा, कौन सा स्टीम से होगा। ओके सर, अब बात आती है एफई की। एफई किससे होगा? स्टीम से होगा। ठीक सर। मेटल सच एज लेड, लेड मतलब लड़की चाहे काली हो, कॉपर लाल हो, सिल्वर हो, जो मर्क्यूरी नहीं दिया होगा, मर्क्यूरी नहीं दिया, ठीक है। ठीक,
वो कैसी भी हो, बस उसको क्या चाहिए, सोना और चांदी चाहिए, ठीक। इसलिए वो पानी से नहाती नहीं है, उनको नहाना नहीं है, खाली सोना और चांदी चाहिए पहनने के लिए, बस दिखावा करने के लिए, ठीक सर। तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है वो आपकी जो है वाटर से रिएक्ट नहीं करती है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक, पक्का, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, मैंने आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी ना, कि अगर ऊपर रहा होगा तो वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, बस वही चीज अब आने वाली है। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ठीक सर। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हमने पहले ही पढ़ा है, मतलब पढ़ चुके हैं आप, कि मेटल जो है अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक। तो मेटल जो है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक सर। हाँ, बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन सेम मैनर, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है, ठीक है, छोड़ो। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3। देखो सर, ये इसको आप याद करो, ये बहुत जरूरी सर, ये आपके CDS के पेपर में आ चुका है, समझ रहे हो, CDS जो कि UPSC लेता है, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। सर हमने ये बात करी कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज ही करेगा। बट इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, अगर मेटल आपके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आपसे पूछेगा, ठीक। ये ऑक्सीडाइजिंग है, एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिएक्शन दे देगा या फिर HNO3 एलिमेंट का नाम दे देगा, कंपाउंड का नाम दे देगा, पूछेगा कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो रिड्यूस करता है, ठीक सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस करता है, इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस, देखो H2, इट ऑक्सीडाइज द H2 produced to water and its cells get reduced to any of the nitrogen oxides N2O, NO and NO2, but magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas। बात समझ में आ गई सर, ठीक सर। आपको सर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि दुनिया को कोई सा एलिमेंट हो, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, ठीक। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर वो खुद रिड्यूस हो जाता है और क्या छोड़ता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, चाहे वो N2 हो, NO हो और NO2 हो। बट कोई सा भी एलिमेंट हो नहीं करेगा, बट मैग्नीशियम और मैग्नीज अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगी तो सिर्फ वो हाइड्रोजन गैस छोड़ेंगी, ठीक है सर। तो एक्सेप्शन में, क्योंकि भैया केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, तो आपको एक चीज याद रखनी है, अरे यार कोई बात नहीं, आपको एक चीज याद रखनी है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या रिलीज करेंगी, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी, बस इतना, कोई भी दिक्कत नहीं है। You must have observed in activity that this the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. The reaction was also the most exothermic in this case. The reactivity decreases in the order Mg, Ln, Zn, Fe3 in the, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, आपको एक चीज बताता हूँ, पहले आप मुझे बताओ। हमने सबसे पहले सर ये बात करी थी कि हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो घटती है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्टिव होगी, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव ऊपर वाली, उसके बाद नीचे नीचे जैसे जाओगे घटती जाएगी, ठीक। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा सही है, हाँ ठीक। तो मैग्नीशियम, ठीक, ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक और फिर कैल्शियम। कौन सी सही है सर, आपको वो बतानी है, ठीक सर। पीबी, रुकिए रुकिए रुकिए, तो ये आपका ले लो, हम्म, ठीक। मुझे आप बताओगे इन तीनों में, इन चारों में से कौन सा सही है, आपको कमेंट करना है, ठीक, बिल्कुल। देखो अपन लोग ने अपन लोग ने अभी अभी मैंने आपको याद कराया है, ठीक, तो आपको उसको कमेंट करना है कि चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक सर, ठीक। तो बढ़ते हैं आपके, ये आपके लिए क्या है सर, आपके लिए होमवर्क, ठीक सर। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक। देखो अब दूसरा क्या बोल रहा है, डू यू नो, ये इंपॉर्टेंट है सर, इसे भी अपने को छोटी सी चीजें याद कर लेना है, ठीक सर। क्या बोल रहा है,
Aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1. ठीक, concentrated hydrochloric acid and concentrated नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। याद रहेगा सर। एक्वारेजिया सर कैसे बनता है आपका? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखो कंसंट्रेटेड, ऑप्शन में वो डाइल्यूट भी बोल सकता है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1 से आपका क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन, तो गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकता है। इवन तो नीदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन। एक्वारेजिया इज अ, मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो भी गोल्ड नहीं डिजोल्व होगा, नाइट्रिक में डालोगे तो भी नहीं, बस इन दोनों को मिलाने पे ऐसा हो सकता है। ठीक, एक्वारेजिया इज अ हाईली कोरोसिव फर्मिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखो ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक, जैसे आप गोल्ड और सिल्वर को डाल दोगे ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, बाकी सब रिएक्ट करते हैं। मैं जैसे बात बता रहा हूँ कि कितने हार्ड होते हैं। ठीक, पर ये एक्वारेजिया इनका भी पाप होता है, वो बाप बोल रहा हूँ सॉरी यार, पापा होता है। ठीक सर, ये इनको भी वो कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं आगे। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट? ठीक सर, पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोलता है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। ठीक है, वो यही बोल रहा है कि सर अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। मतलब लड़ाई होगी उन में से तो जीतेगा कौन? जो ज्यादा रिएक्टिव है, बस वही बोल रहा है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव. We check the reactivity of various metal with oxygen, water, and acid, but all metals do not react with these reagents. So we are not were not able to put all the metal sample we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals. It's simple and easy if metal displace metal B from its more reactive than B. सर कुछ नहीं बोला उसने, इतना बोला कि बस अगर कोई भी एक चीज है तो मोर रिएक्टिव वाला मेटल लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, इतनी सी चीज है और कोई भी दिक्कत नहीं है। उसने पूछा विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 3.2। बाहर में जाएगा ऑब्जर्वेशन। हमें ये बताओ कि कॉपर और आयरन सबसे पहले कौन आता है? हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी घर में, आयरन आयरन हमने किसको लिया था? दादा को। कॉपर हमने वो लाल वाली लड़की, मतलब लड़की काली हो लाल हो कैसी भी, उसको खाली क्या चाहिए? सोना चांदी चाहिए। ठीक, और आयरन दादा। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले दादा आता है, फिर आखिरी में लड़की आती है कॉपर। ठीक, तो बताओ मोर रिएक्टिव कौन होगा इसमें से? आयरन होगा आपका, Fe होगा आपका। ठीक, आयरन आपका मोर रिएक्टिव होगा। ऑब्जर्वेशन जाए बाहर में। ठीक है, अब बात करते हैं सर, इन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज की बात करी तो देखो हमने क्या पढ़ा था सर? आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, बीच में डाल देना सर आप हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक, यहाँ पे डाल दो पीबी। ठीक, ये होते हैं आपके रिएक्टिविटी सीरीज के। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा सर? आपका पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? आपका Au फॉर गोल्ड। ठीक, इतनी सी बात समझनी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक सर, अपन आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? लेट्स पढ़ लेते हैं सर। ठीक है, नोबल गैसेस ये दिए, मेटल नॉन मेटल ठीक है सब दिए। अब देखो, अब बात करते हैं, चलो इसे रेडी मानना पड़ेगा। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑटोनॉमस शेल। अच्छा देखो वो क्या बोल रहा है कि सर आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते कैसे हैं, मतलब बेसिकली बस इतना बता रहे कि सर कंपाउंड कैसे बनेगा। ठीक, तो देखो मैं आपको सिंपल चीज बता देता हूँ। मान लो जैसे इसने सर किसकी बात करी? NaCl की। तो देखो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, अभी तो आप 10th क्लास में आ गए हो, आपको बेसिक एकदम, अगर जो बच्चा भी होगा तो भी उसे 1 से लेकर 20 तक केमिकल नेम याद रहने चाहिए। ठीक, उसके बाद आप 30 पे जाओ। 1 से लेकर 20 तक आपको केमिकल नेम याद रहने चाहिए। ठीक, उसका एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। देखो सोडियम जो है ना, सोडियम आपका 11 पे आता है। किस पे आता है? 11 नंबर पे आता है। तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ सर, सोडियम आपका 11 नंबर पे आता है तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैसे सर करते हैं? 2 8। अब कितना हो गया? 10। हमें तीसरे शेल में भी 8 चाहिए था, पर हमारे पास कितना बच रहा है? 1। अगर आपके पास 4 से कम होता है तो आप क्या कर देते हो? दान कर देते हो। सर जब आपने ये जो 4 से कम है, हमें ना हर चीज में पूरी भरा हुआ घर चाहिए। जैसे आप मान लो पैसा है तो आप क्या बोलते हो? पैसा मुझे एकदम ज्यादा ज्यादा चाहिए, एकदम गड्डी भर भर के चाहिए। तो जो गड्डी ये भर नहीं पा रही है, तो अगर कम बच रहे हो तो या तो आप दे दो, या फिर बहुत कम अगर आपको किसी से लेना है गड्डी भरने के लिए तो आप ले लेते हो। ठीक, एक है, 4 से कम है तो आप दे दो। अब सर जब आप एक दे दोगे, किसी और को दान कर दोगे, तो आप पे क्या चढ़ जाएगा कि सर आप बहुत बड़े दानी हो, आपने कितना दान किया? +1 दान किया। ठीक, इसलिए इस पे साइन क्या लगा रहता है? Na पे प्लस लगा रहता है। ठीक, प्लस कितना सर? 1।
देखो प्लस लगा रहता है मतलब कुछ नहीं लिखा रहता 1। अगर 2 दिया होता है तो यहाँ पे +2 हमको कंपल्सरी लिखना ही रहता है। ठीक सर, ये बात हो गई आपकी सोडियम की। अपन बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन आपका 17 नंबर पे आता है। ठीक सर, तो अब इसको करते हैं। ठीक, तो इसको देते हैं, 2 दे दिया, कितना हो गया? अब फिर 8 दे दो, कितना हो गया? 10 हो गया। अब हमें तीसरा भी 8 चाहिए, पर हमारे पास कितना बच रहा है टोटल? 7 बच रहा है। अब मुझे बताओ 7 देना आसान है कि 1 ले लेना आसान है? तो भाई किसी से 1 ही रुपए ले रहे हैं, एक उधार ले लो। ठीक, तो जब आप 1 रुपए किसी से उधार ले लोगे तो आपकी क्या बैलेंस चढ़ जाएगी? आपके ऊपर चढ़ जाएगी माइनस की। आप पे उधारी का ठप्पा लग जाएगा। ठीक, कि आपने सर किसी से उधारी ले ली। कितनी उधारी ली सर? -1 उधारी ली। तो जब आप -1 उधारी लोगे तो आपके ऊपर क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई। यहीं पे अगर आपने 1 दे दी, 1 अगर किसी को दे दी तो आपकी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 बच जाएगी, जो कि दोनों रूम भरे हुए। पहले रूम में खाली हमें 2 ही भरना रहता है, उसके बाद हमें 8-8 भरना रहता है। ठीक, तो पहले रूम में इसलिए हम 2 भरते हैं, वरना पहले रूम में भी 8 भर सकते थे, पर ऐसा नहीं है। रूल क्या बोलता है? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा यार, बेसिक चीज़ है कि पहले शेल में हमें ना 2 ही भरने रहते हैं। 4 शेल बेसिकली हमारे पास होते हैं, KLMN। ठीक, तो पहले में 2 ही भरने रहते हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 8, ऐसे करके भरने की बात बता रहा हूँ। ठीक सर, तो देखो Na ने जब दे दिया तो इसके पास वैलेंसी आ गई +1। किसके पास? इसके पास आ गया +1। क्लोरीन ने दे दिया तो इसके पास आ गई -1। बात समझ आ गई? अब आप ध्यान से देखो, अब इन दोनों को जोड़ लो। किन दोनों को? इन दोनों को एक ही घर में बिठा दो, दान देने वाले को और दान लेने वाले को। तो देखो हुआ क्या, हमें मालूम है, मैं सिर्फ इसकी बात बता रहा हूँ, ये अलग कहानी है, इसको इसमें से मत जोड़ना। ठीक, मैं बता रहा हूँ कि सर इसकी वैलेंसी कहाँ से, हम ये कहाँ से +1 लिखते हैं, ये कहाँ से इन्होंने -1 लिखा, क्यों, कैसे लिखा, मैं इसकी कहानी बता रहा हूँ। अब मैं ये दूसरी कहानी पे आ रहा हूँ। देखो, हमें मालूम कि सर Na पे प्लस, Na के पास एक ज्यादा है और क्लोरीन के पास एक कम है। इसका मतलब ये, मैंने तो बता दिया कि सर ये आया कहाँ से। अभी दूसरी कहानी बता रहा हूँ कि Na+1 का मतलब कि Na के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब मुझे बताओ, Na के पास अगर एक ज्यादा है, क्लोरीन के पास एक कम है, तो अगर ये इससे ले ले तो इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड मतलब ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। सर आप किसी से लेते हो तो उसी से लोगे ना जिसके आप दोस्त होगे। लोगे या दोगे, उधारी दोगे या पैसा लोगे, उसी से लोगे जिसके आप दोस्त बनोगे। ठीक, तो सर यहाँ पे Na के पास एक ज्यादा था और क्लोरीन के पास एक कम। क्लोरीन को जरूरत थी तो Na ने दे दी। Na ने कितनी दी? जिसको जितने की इसको जरूरत थी, उसको जरूरत थी एक की। तो जब Na ने इसको दी तो ये दोनों दोस्त बन गए, इसलिए क्या बन गया? इनका पूरा कंपाउंड बन गया NaCl। इसी वजह से हम इसको NaCl लिख पाते हैं, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, वरना हम इसको नहीं लिख पाते। तो कोई भी कंपाउंड जो आपके सामने लिखाता है, जैसे मान लो HCl है, ये भी कैसे लिखाता है? ये अपने मन से अपन नहीं लिख सकते। ये दोनों पहले दोस्त बने, इन्होंने कुछ इन्होंने कुछ दिया कुछ लिया, ये दोनों दोस्त बने, इसीलिए हम इसको साथ में लिखते हैं, वरना हम जिंदगी में इन्हें कभी देख ही नहीं पाते साथ में। ठीक सर, बात समझ आ गई क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको? ठीक, ठीक सर, तो बस यही बता रहे हैं कि सर ये बना कैसे, जैसे NaCl इन्होंने, मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब ऐसी बात कर लो MgCl की। ठीक सर, ये आखिर बता देता हूँ आपको। मान लो Mg, सोडियम मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब 12वें नंबर की सीरीज पे आता है। और क्लोरीन अभी अभी पता है आपको 17 नंबर पे। अब देखो हम MgCl2 जो हमने कभी देखा होगा बहुत बार, मैग्नीशियम क्लोराइड, हम लिख कैसे देते हैं? तो देखो मैग्नीशियम के पास 2 है, 12 है, तो इसको फिर से भरो, 2 8 और ये कितना आ जाएगा सर आपके पास? अब ये 2 बच गया। अब देखो 4 से कम है, तो 4 से कम है तो इसको देना पड़ेगा, तो इसलिए इसके पर वैलेंसी आ गई +2। क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास हमने अभी बात करी थी कि इसके पास -1 चल रहा है वैलेंसी। कितनी चल रही है? -1 चल रही है वैलेंसी। ठीक, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को साथ में बिठा दो, एक ही घर में बिठा दो, Mg के पास +2 है और 2 क्लोरीन, मतलब एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये। अब देखो इन दोनों को साथ में चलेगा भैया, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, और इसके देने वाले के पास कितने? 2। तो अगर एक इसको दे देता है, एक इसको दे देता है, तो ये तीनों के तीनों दोस्त बन गए, बन गए कि नहीं? वैसे ही सर Mg के पास 2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, और हर क्लोरीन को एक एक चाहिए था। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और हर क्लोरीन को एक एक चाहिए था। Mg हुआ और Cl हुआ। Mg की वैलेंसी आ गई सर आपकी 2 और क्लोरीन की कितनी होगी? 1। तो 2 इधर क्रॉस हो गया, 1 इधर क्रॉस हो गया, तो Mg इधर बन गया आपका, और 2 जब इससे क्रॉस हुआ तो बन गया आपका Cl2। ठीक, तो क्या बन गया सर आपका? MgCl2। बस इसी को बोलते हैं हम एयोनिक कंपाउंड। ठीक, जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं मेटल टू नॉन मेटल। जैसे आपका मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और आपका क्लोरीन क्या है सर? नॉन मेटल है। नॉन मेटल है ना? ठीक, तो ये इन दोनों में जब दोस्ती होती है,
आयनिक कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रॉन से लेकर इलेक्ट्रॉन का जब एक दूसरे को बांटते हैं, इन दोनों में जब दोस्ती होती है तो हम इसी को क्या बोल देते हैं सर कि दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अगर साइंस की लैंग्वेज में बोले तो इस बेस्ट फ्रेंड को, इस रिश्ते को क्या नाम देते हैं? आयनिक कंपाउंड नाम देते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नाम देते हैं। इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक सर। अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक, तो कुछ नहीं सर, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में छोटी मोटी चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर की। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सर ये दोनों दोस्त बने। सर जब पैसा लेते हो देते हो तो बहुत गहरा रिश्ता होता है, तभी आप किसी से पैसे लेते हो, हर किसी चलते फिरते राही से पैसे नहीं लेते। ठीक, तो इनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा, बॉन्ड जो होता है, रिलेशन जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए इनमें अपन इसको क्या बोलते हैं कि बहुत हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन दोनों के बीच में। ठीक, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझो, जो मतलब ज्यादातर ऐसी होता है कि जो नेगेटिव होते हैं ना वो नॉन मेटल ही होते हैं। मतलब वही मानो कि जो नेगेटिव होते हैं, जिनके पास नेगेटिव वैलेंसी होती है वो नॉन मेटल, जिनके पास पॉजिटिव वैलेंसी वो मेटल। ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में चार्ज स्पीशीज को हम आयन बोलते हैं, इसलिए हमने आयन लिख रहे हैं। इन दोनों में जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो ये दोनों क्या होते हैं? बेहतर होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्राइटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये तभी टूटेंगे जब बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा, अनशन ऐसे कोई इनका रिश्ता नहीं तोड़ सकता। ठीक सर। उसके बाद करते हैं सेकंड, बात करता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। एनी कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सर ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जिस पे वो मेल्ट हो जाए। मतलब आप उसको कितना ज्यादा, इतना, जैसा मान लो बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो आपने किसी चीज को गैस पर रख दिया। ठीक, ये सॉलिड था। अब मैंने इसका गैस का टर्न इतना ज्यादा बढ़ाया, इस प्रेशर को इतना ज्यादा किया कि वो टूट गया। मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जिस पे आपका जो कंपाउंड या जो भी हो मैटर वो बॉयल होना शुरू हो जाए, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जहां पे वो आपका चीज जो है मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो जिसकी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक सर। तो भैया अब ये दो आयनिक कंपाउंड जो है, ये दो भैया वैसे ही स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग की जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इतना समझ लो जिसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक, एक दूसरे के टुवर्ड्स, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। ये तो इजी। ठीक, अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स इन द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन व्हिच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। Ionic compound is a solid state, do not conduct electricity because movement of ions of the solid is not possible to the rigid structure. इतना समझो सर, आपके पास ना इसमें जो है आयनिक चार्ज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकती है। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं होगी, बस हो सकती है, पर जब भी होगी तो ये सिर्फ मॉल्टन स्टेट में हो पाती है। ठीक, बस इतना समझो और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं अपन। आह, अब अपन बात करते हैं सर अकरेंस ऑफ मेटल की। ठीक सर, ये अपना लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो अकरेंस ऑफ मेटल में क्या होता है, देखो हमको जो एलिमेंट है ना, जैसे कि हमने बताया था कि और आपका पोटेशियम और कौन सा मेटल था यार, पोटेशियम और सोडियम, हाँ पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा वैग्रेसली रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड के साथ, है ना, ऑक्साइड के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, मतलब इतना ज्यादा कि भैया कैच फायर पकड़ लेते हैं। ठीक, आग पकड़ लेते हैं। ठीक, तो क्या ये हमें हर कहीं मिल जाएंगे क्या? अगर हर कहीं पड़े रहते तो हवा में जल के तुरंत खाक हो जाते, फिर तो हमें ये एलिमेंट मिलता ही नहीं। तो हमें मिलता कहाँ है? तो हमें ना ओर के फॉर्म में मिलता है। और मतलब आप इतना समझो कि एक बहुत कचरा भरा गड्ढा है। ठीक, मतलब कि, और मतलब आप इतना समझो कि यार अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो जो हमें मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लो एक डायमंड है, तो डायमंड किसके बीच में होता है? उसके ऊपर बहुत सारी कचरा वचरा लगी होती है। ठीक, और क्या होती है, और जो होती है उसकी इम्प्योरिटीज को हम और बोलते हैं। ठीक, तो इस डायमंड को निकालने के लिए हमें जो कचरा साफ करना रहता है ना, ये जो कचरा होता है इसके ऊपर जो कुछ भी लगा रहता है, वो जो इम्प्योरिटीज लगी रहती है उसी को हम बोलते हैं और। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि जो डायमंड है वो किसके फॉर्म में है? अभी अभी ओर के फॉर्म में है। अभी इसके ऊपर इम्प्योरिटीज लगी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ओर के फॉर्म में। तो हम कोई भी एलिमेंट निकालते हैं हम ओर के फॉर्म से निकालते हैं। ठीक सर। अब आपके एलिमेंट ना कुछ ज्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ लो रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। ठीक, तो ठीक, तो जैसे बात करते हैं ये जो चीज है, ये जो ऊपर के एलिमेंट है, जैसे हमारी एक्टिविटी सीरीज की बात है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
ये जो है, ये सर आपके बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं सर, आपके वेरी हाई रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं। अब इसके बाद बात आती है सर जिंक। आपकी जिंक, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये आपकी क्या होती है सर, ये आपकी मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में आती है, मतलब कि सर उतनी रिएक्टिव नहीं होती बट स्टिल होती है। और सर आपकी जो आखिरी वाली है, कौन सी, आखिरी वाली जो है आपकी, ये सर आपकी लेस रिएक्टिव होती है, वेरी लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होती है, ठीक, वेरी लेस, एकदम एकदम कम। तो ठीक सर, तो आपकी जो एलिमेंट पाए जाते हैं, कुछ ज्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ मिडिल रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। तो सब तीनों की अलग अलग प्रोसेस है सर, कि आप हाई रिएक्टिव को कैसे एलिमेंट में कन्वर्ट करते हो, मिडिल रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को कैसे कैसे एलिमेंट में प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हो, और लेस रिएक्टिव वाले को आप कैसे प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हो, ठीक सर। तो इसमें देखो क्या फॉर्म में दिया है, कुछ मेटल हाई रिएक्टिव के, कुछ मेटल मीडियम रिएक्टिव के, और कुछ मेटल बहुत लो रिएक्टिविटी के होते हैं। हाई रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मतलब समझते हो ना सर, कि बहुत तेजी से जो एकदम तुरंत रिएक्शन होना शुरू कर देते हैं। तो जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी होते हैं, मान लो भैया एक मुझे मिला, मान लो इसमें सोडियम था, नहीं मालूम मुझे, ठीक, अभी नहीं मालूम। इसको मान लो ये हाई रिएक्टिव होता, हाई रिएक्टिव है, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, उसके बाद फिर मैंने जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा मुझे प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक सर। अब आपके जो मीडियम रिएक्टिविटी में होते हैं, वो दो स्टेट में पाए जाते हैं, एक कार्बोनेट और होता है, और एक सल्फाइड और होता है, मतलब उनके ऊपर कार्बोनेट चिपकी रहती है, और उनके ऊपर या फिर सल्फाइड चिपकी होगी या फिर कार्बोनेट चिपकी होगी, ठीक है। तो जो कार्बोनेट और होते हैं, मैं उनका कैल्सिनेशन करता हूँ, तो मुझे ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है। और जो सल्फाइड और होते हैं, मैं उनका रोस्टिंग करता हूँ, तो मुझे ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है। बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि मान लो जो कार्बोनेट और में मुझे, मान लो ये कार्बोनेट और में मुझे क्या मिला, एलिमेंट मिल गया सर, एक कहीं से कार्बोनेट और मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, उसका सर कैल्सिनेशन करूंगा। मैं इसको इतना हीट करूंगा कि ये अपना कार्बोनेट की जो इसकी परत है वो उसको छोड़ दे, कार्बोनेट के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर जो कार्बोनेट की जो परत है वो उसको छोड़ दे। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, कि आप कार्बोनेट और को, सल्फाइड और को नहीं सर, कैल्सिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, कि आप कार्बोनेट और को इतना हीट करते हो कि आपका जो है, आपका जो मेटल है वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं सर, हम उसको कार्बोनेट और बोलते हैं। अभी डेफिनेशन कहीं लिखी थी यार, हाँ यहाँ कहीं लिखी होगी, देखो ये क्या बोल रहा है, कि द carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air, क्योंकि अगर ज्यादा एयर दोगे तो भैया वो हाई रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर मान लो फिर कम होगी तो तुरंत पकड़ लेगा, इसलिए लिमिटेड एयर में हम कार्बोनेट एयर को इतनी हीटिंग देते हैं कि वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट ओर के लिए, ठीक। अब बात करते हैं रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग क्या होता है, sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as roasting. सर आप ऑक्साइड तो समझते होंगे कि ऑक्सीजन की परत होगी, उसके ऊपर और किसी की परत नहीं होगी, ठीक सर। उसके ऊपर किसकी परत होगी, ऑक्सीजन की। अब हमें कौन सा मेटल मिल गया जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसकी परत है, ऑक्सीजन की परत है। तो अब हम उसको क्या करते हैं, रिडक्शन टू मेटल करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। जब हम रिड्यूस करेंगे उस मेटल को, तो हमें वो पूरा का पूरा प्योर मेटल मिल जाएगा, जो कि अंदर था वो हमें अब सीधे ये सब टूट जाएंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। बात समझ आ गई, ये कौन सी प्रोसेस है, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है, तो वो किस ओर में पाए जाते हैं, वो सल्फाइड ओर्स में पाए जाते हैं। तो बस फिर से हम उसको क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो मेटल मिल जाएगा। अब फिर भी उसके ऊपर कुछ तो लगा ही रहेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक सर, और कोई भी बात नहीं है, ठीक। तो देखो ये जो भी बात करी गई है उसी के बारे में बात करी गई है, ठीक। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, जो लो मेटल होते हैं उनकी, फिर जो मिडिल मतलब जिनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज हो उनको कैसे करते हैं, तो आपको कैल्सिनेशन हो गई, ठीक। देखो कैल्सिनेशन आपको ये मेन पॉइंट चीज क्या रखनी है, कि जो आपकी कैल्सिनेशन होती है, देखो जो आपकी कैल्सिनेशन वाली जो होती है, जो मीडियम रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी, कैल्सिनेशन वाली रिएक्शन, ठीक। ये बहुत, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। देखो फिर बोल रहा हूँ, ये इसको आपको हाईलाइट करवाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सीडीएस के पेपर में आ चुका है, यूपीएससी के पेपर में, ठीक। तो ये पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, जो जो स्टार कर रहा हूँ यार प्लीज याद करके चले आना।
तो कैसे ये जो रिएक्शन है ये कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक, और हाईली एक्सोथर्मिक होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इसमें इतनी ज्यादा हीट होती है कि वो जो चीज होती है, जो मैटर होता है, वो किस फॉर्म में आ जाता है सर, वो मोल्टन के फॉर्म में आता है। मोल्टन स्टेट कुछ ऐसा स्टेट होता है कि सॉलिड जो है, हार्ड सॉलिड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कि आप उसको मोड़ दो। जैसे कि लोहा है, तो लोहा आप लोहा को कभी मोड़ ही नहीं सकते आप, ठीक, बहुत ताकतवर लोहा, ठीक। तो आप जब तक उसको इस स्टेट में नहीं लाओगे तब तक कि आप उसको आराम से मोड़ लो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट, ठीक। तो एक रिएक्शन है Fe2O3 कि आपका आयरन ऑक्साइड जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम के साथ, तो आपका FeAl2O3 और हीट बना देता है, हीट मतलब उसको गर्म कर देता है, ठीक सर। तो ये जो रिएक्शन है ये किसमें यूज होती है, ये आपके रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में यूज होती है। ये पूछा जा चुका है, रेलवे ट्रैक रेलवे में रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में यूज होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को, इसको Fe2O3 2Al और FeAl2O3, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझो, मुझे बताओ, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है सर, आपका आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या फिर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव, बताओ। एल्यूमिनियम कौन था, रेफी कौन था। एल्यूमिनियम आपके पापा था, एफी आपका दादा या दादी मान लो, ठीक। एल्यूमिनियम पापा पहले आते थे, दादा दादी बाद में। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो एफी को क्या कर देगा, एफी को वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो जब उसने एफी को डिस्प्लेस कर दिया तो एल्यूमिनियम किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ। पहले एफी था, तो जब एल्यूमिनियम ने एफी से लड़ाई करी, एफी को हटा दिया क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा ताकतवर है, मोस्ट रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया और एफी अकेला बच गया, ठीक सर, और हीट जनरेट हो गई। बाकी बैलेंस तो आप कर ही सकते हो, ठीक सर। याद रहेगा थर्मिट रिएक्शन, जब आयरन ऑक्साइड जो है आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बनाएगा, और वो हीट जनरेट करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करी गई यार, कि एनोड एनोड और कैथोड डालोगे आप उसमें, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, उसकी बात करी गई है, और कोई भी दिक्कत नहीं। फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की बात करेगी, मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, निकल रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भाई, एनोड और कैथोड डाल के इम्प्योरिटीज को एक जगह कर दिया जाता है और प्योर मेटल एक जगह चिपक जाते हैं, ठीक। तो इसमें हमें क्या मिल जाता है, हमें जो चाहिए था प्योर मेटल वो मिल जाता है। लास्ट टॉपिक सर, लंबी वीडियो हो रही है यार, कोई बात नहीं। लास्ट टॉपिक जो हमारा कोरोजन है, तो कोरोजन क्या होता है यार, ठीक। कोरोजन जो आपका क्या होता है, एक मानो जंग लगना, हम उसी को बोलते हैं सर आपका कोरोजन, ठीक। तो जो जंग लग जाती है हम उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक। इसको याद करो सर, इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर मतलब आपका एजी, एजी जो है, जब आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो सर क्या बनाएगा, सिल्वर, सॉरी ऑक्सीजन के साथ नहीं है, सल्फाइड के साथ। जब आपका सिल्वर जो है किसके साथ रिएक्ट होगा, सल्फर के साथ। आपका रिएक्ट सिल्वर जो है किसके साथ रिएक्ट होगा, सल्फर के साथ, तो आपको क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, और ये क्या कोटिंग कर लेगा, ब्लैक कोटिंग कर लेगा। कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड विच इज इन exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide, ठीक। तो किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूज इट्स शाइनी ब्राउनी सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। इसको भी आपको याद रखना है कि अगर कॉपर जो है, कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्ट मॉइस्ट CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, आपकी ग्रीन कोटिंग बना लेगा, ठीक सर, ग्रीन कोटिंग। कुछ जब आप देखो यार, जैसे कुछ जो बर्तन होते हैं ना, उसमें बहुत टाइम के बाद ना थोड़े ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है, वो किसकी वजह से दिखता है, इसकी वजह से दिखता है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक। जैसे कि आयरन के साथ जंग लगती है तो उसमें कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का, थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, उसे रस्ट बोलते हैं, ठीक। ऐसी कॉपर के साथ जब CO2 रिएक्ट करता है तो किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कोट के साथ हो जाते हैं। ऐसी सिल्वर के साथ भी उसने अलग बताया है। बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बस सर बात आती है प्रिवेंशन ऑफ इसकी, कोटिंग की। तो कुछ नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ कोटिंग के बहुत से तरीके हैं, ठीक। आप क्या कर दो, पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, ठीक, एनोडाइजिंग कर दो, और या फिर एलॉय बना दो। एलॉय मतलब दो या तीन एलिमेंट जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो हम उसको एलॉय बोलते हैं, ठीक सर। बात समझ में आ गई होगी। गैल्वेनाइजिंग को हम गैल्वेनाइजिंग कोटिंग मतलब यार कॉपर कार्बोनेट, जैसे उस पर आप कार्बोनेट की परत चढ़ा देते हो ना, तो बस वही बन जाता है और कुछ भी नहीं है गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। जैसे इसमें लिखा भी है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग
By coating with them in the thin layer of zinc, the galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. ठीक है। फिर अलाइन करना भी बहुत बढ़िया मेथड होता है। तो इसमें कुछ नहीं, आपको बस प्रिवेंशन में आपको एक मेथड याद रखना है। ऐसा आपसे पूछेगा नहीं कि क्या क्या होता है, आपको ये मेथड याद रखना है। ठीक सर, तो इतना ही था यार अपने चैप्टर में। अच्छा, एक और चीज, डू यू नो क्या बोला है? प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इट इज अलाउड विथ ईदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। Generally in India, 22 carat gold is used for making ornaments. It means that 22 parts of pure gold is alloyed with 2 parts of the either gold service. ठीक, तो अगर पूरा का पूरा 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड 24 का कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड आप बनाओगे तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब टूट जाएगा तुरंत। तो इसलिए 22 कैरेट का गोल्ड होगा और 2 पार्ट्स में मतलब दूसरी चीज जुड़ी रहेंगी, जैसे कि कॉपर और सिल्वर उसमें मिला दिया जाएगा, ठीक, ताकि वो थोड़ा सा हार्ड बन जाए। इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी देन अलॉय इज नोन एज द अमलगम। ठीक, अब अगर आपको बनाना है कि भैया उसमें मर्क्यूरी डाली जाए, मतलब अलॉय के फॉर्म में मर्क्यूरी डाल के बनाया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। ठीक, जिसमें मर्क्यूरी मिली होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। जाहिर सी बात है यार कि प्योर मेटल की, किसी प्योर मेटल की जितनी भी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट होगा, उससे कम ही होगा अगर आप उस चीज का अलॉय बनाओगे। ठीक सर, तो ब्रास किसका होता है? ब्रास एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। याद रहेगा, ब्रास किसका होता है? अलॉय किसका होता है? ब्रास अलॉय कॉपर और जिंक का। ब्रोंज किसका होता है? कॉपर और टिन का। ठीक, वेर आर गुड नॉट कंडक्टर वेर कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। सोल्डर एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। याद रखो, बस इन तीन चीज को याद रखो। ठीक, तो ब्रास, ब्रास सर आपका किसका होता है? कॉपर और जिंक का। फिर किसकी बात करी गई? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आपका किसका होता है? आपका होता है कॉपर और टिन का। ठीक, और उसके बाद किसकी बात करी गई? आपकी सोल्डर। सोल्डर किसका होता है? लेड और टिन का। ठीक सर, बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं। टिन को हम एसएन से नापते हैं। आई होप आपको इतनी सी चीज समझ में आ गई होगी यार। ठीक, तो इतना ही आपका चैप्टर था। मेटल और नॉन मेटल हमारे यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक सर, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मुझसे जरूर पूछेगा। और मैं, हाँ, याद से जो मैंने होमवर्क दिया आपको, ये इसको आगे आपका होमवर्क ये रहा, इसको मुझे कमेंट पे इसका आंसर चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो कमेंट में आप इसका आंसर करो। आई होप मैं आपको जितना पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है। नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट करो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके सर। ठीक, तो यार पढ़ाई करते रहो। ठीक, और बोर्ड ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, तो मान के चलो यार, जितना भी दिन बचा रहे, उस दिन सिर्फ अच्छे से पढ़ाई कर लो। उसके बाद तो मौज मस्ती करनी है यार। वैसे ही 10th क्लास के बाद 3 महीने की छुट्टी लगती है यार। ठीक, कोई भी कुछ नहीं मना करेगा। और अगर आपका पेपर अच्छा जाएगा ना, तो आप बिना टेंशन के आराम से पूरी छुट्टी एंजॉय करोगे। और नहीं जाएगा तो आप तीनों महीने बस ऐसे ही ढूंढते रहोगे यार, सप्लीमेंट्री ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। ठीक, तो 3 महीना 90 दिन गिड़गिड़ाने से अच्छा 40 दिन मेहनत कर लो अच्छे से, पूरा आपका पेपर चले जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, और ये वीडियो अगर आपको यार अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक, बाकी तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।